आज देखिए 29 तारीख है और डीवी चल रहा है। इसमें मैं आया हूँ और यहाँ बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया हूँ। आप लोगों का जो डाउट है उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूँगा और मैक्सिमम डाटा मैंने इकट्ठा किया हूँ और आप लोग को बताने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। नहीं तो फिर कमेंट करोगे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आज जो मैं डाटा कलेक्ट किया हूँ ये 100% सही है और फिर आपको इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। जब आप डीवी में आओगे तो आपको पेंडिंग भी नहीं लिखेगा। अगर मेरा बात मानोगे और मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उस तरीक़ा से चलोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सबको बताइए ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ IS भवन के पास, थोड़ा वहाँ से हट के एयरपोर्ट के पास हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग को मेरा आवाज़ जाए। ऐसे भी देखिए आवाज़ जो है गाड़ी वगैरह चल रही है, थोड़ा दिक्कत होगा। मैं बोर्ड पे अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे अच्छे से काम हो रहा है। जितने भी अधिकारी लोग हैं इतने अच्छे हैं, मत पूछिए। आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे कि आपके साथ ये किस तरह से बात करते हैं। बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्वालिटी से बात करते हैं, समझाते हैं, टेंशन एक थोड़ा भी नहीं देते हैं, डिमोटिवेट करते ही नहीं हैं, मोटिवेट करते हैं। मैंने सबसे बहुत अधिकारी लोग से बात किया, उन्होंने अच्छे से समझाया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के व्यवस्था को देखकर, बहुत अच्छा है। थैंक यू। देखिए ये लोग मिले हैं यहाँ पे, बहुत फ्रैंकल आदमी है, मज़ा आया बहुत इन लोगों के साथ बात करके। क्या जी बताइए, आप लोग आज आपका मतलब कौन सा मतलब डीवी है? सर्वे कलर का चल रहा है। सर्वे कलर का ना हो गया? हाँ हो रहा है, तो दोस्त के साथ है, अभी अपना है नहीं। हाँ, आपका? मैं भी साथ आया, भाई के साथ। और आपका? सर्वे कलर का यही मेन आदमी है। इसको देखिए, पूरा देखिए। आप बताइए कुछ, आपका हो गया? हो रहा है आप बाहर में कैसे हो रहा है बताना नहीं चाह रहे हैं, देख रहे हैं, जॉब के बाद ही बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लगभग 4:30 बजे पहुँचा हूँ। भीड़ थोड़ा कम है, अंदर में भी भीड़ कम है, अंदर भी गए थे। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ, आपको बताएंगे। इधर से ही आता है, ये रास्ता है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है इसी में डीवी हो रहा है और इसी में होता है। इधर बहुत देखिए भीड़ कम है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही आप लोगों के लिए फिर से मैं आज का डाटा लाया हूं। और आज का जो डाटा है ना, समझ जाइए 100% आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देगा। क्योंकि 26 तारीख का जो मैं डाटा लाया था, 26 तारीख का जो डाटा कलेक्शन किया आप लोगों के लिए IS भवन में जाके DQ के लिए, उसमें जितना भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था, वहाँ से जो डाटा कलेक्ट किया गया था आप लोगों के लिए मैंने दिया। लेकिन आप लोगों का जो कमेंट है लगभग 600 प्लस है, 700 के करीब कमेंट होने वाला है। मैंने सारे कमेंट को एक एक करके रिव्यू किया। शुरू में तो मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दिया, लेकिन जब देखिए कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा कि एक एक स्टूडेंट का कमेंट का जवाब दे पाऊँ, तो फिर मैं आज गया, यानी 29/12/2023 आज मैं शाम को 4 बजे वहाँ पे पहुँचा हूँ। मॉर्निंग में नहीं गया क्योंकि मॉर्निंग में बहुत भीड़ रहता है, तो मैं शाम में गया है 4 बजे। और 4 बजे से कंटिन्यू 5:30 बजे तक 1.5 घंटा वहाँ पे रह के मैंने डाटा कलेक्ट किया। आप लोगों का जो कमेंट था उस कमेंट से हम जो है डाउट लेके गया था, लिख के गया था एक पेज में। फिर मैं वहाँ पे स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात किया, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर तरीके से अधिकारी लोग से प्राप्त हो
तो मैं अंदर भी गया, फिर तीनों रूम में जाके मैं सर लोग से बात भी किए। और मैं तो पहले भी बताया कि वहाँ के अधिकारी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, इतने अच्छे हैं मत पूछिए। जब आओगे आप DQ के लिए तो आपको उनसे बात करके जितना भी देर रहोगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो 1.5 घंटा ही उनके साथ रहा, तो 1.5 घंटा में ही वो बहुत चीज़ अच्छा बताए। स्टूडेंट के लिए ही किसी प्रकार का वो दबाव नहीं देते हैं, किसी प्रकार का जो है डांटते उठते नहीं है, मतलब प्यार से समझाते हैं और अच्छे से जेन्युइन तरीके से जो होता है, जो होना चाहिए उस तरीके से वहाँ पे DV चल रहा है। और मैं बहुत सारा क्वेश्चन उनसे पूछा, सिर्फ एक से अधिकारी से नहीं, बहुत सारे अधिकारी से घूम घूम के मैं डाउट पूछे, तो उन्होंने अच्छे से समझाए भी और क्या चीज़ लाना चाहिए, क्या ज़रूरी है, उसके बारे में भी उन्होंने अच्छे से क्लियर करके बताया। फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, जो डॉक्यूमेंट आयोग बोल रहा है उसके अलावा भी कुछ साथ में रखना है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछोगे। पूरा वीडियो देखिए, अगर आपका क्लियर डाउट हो जाता है तो कमेंट में बोलिए कि मेरा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में दीजिए, कोशिश करूँगा फिर से आपका डाउट क्लियर करने का, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ पहले सब देख लीजिए इस वीडियो को जो चल रहा है आपका स्क्रीन में। और वहाँ पे मैंने कुछ बच्चे से भी बात किया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू जो है कैमरा के सामने देना नहीं चाहते हैं। मैंने दबाव भी नहीं दिया, 1-2 स्टूडेंट तैयार भी हुआ तो वो भरबली पता नहीं चला। मैंने बच्चे लोग से भरबली बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, फिर जहाँ से मुझे मेन डाटा इकट्ठा करना चाहिए वहाँ से मैंने किया है। चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आपका क्या डाउट है, क्या आपका डाउट क्लियर होता है कि नहीं। फिर से मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा, यानी 10th के जो मैं 26 तारीख का जो वेरिफिकेशन चल रहा था, जो मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है, फिर मैं उसको यहाँ पे रिवाइज किया आज वहाँ जाके। फिर से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शुरू करता हूँ देने के लिए। मैं 10th से शुरू करता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। क्या बोल रहा है? देखिए आज के DV में कितना कम भीड़ है। ऐसे क्लर्क का चल रहा है DV, कानूनगो का हो गया दोपहर तक ही, मैं शाम में आया हूँ। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था 26 तारीख को, लेकिन आज का भीड़ देखिए कितना कम, बहुत कम। देखिए ये भी खाली है ना, उस दिन 7 बजे रात तक भीड़ था, आज देखिए इतने ही बजे खाली है। ये यहीं पे होता है अटेंडेंस, यही है वेटिंग रूम, यहाँ आप लोग बैठ सकते हैं। अच्छा बनाया गया है, व्यवस्था इतना अच्छा है ना यहाँ का मत पूछिए। यहाँ के अधिकारी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेटर है। अब देखिए 10th का, अगर 10th ध्यान रखिएगा एक चीज़, उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म फिलअप करते समय स्टूडेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन जो फिलअप किए थे, अपलोड किए थे, उसको तो लाना ही पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया उसको तो लाना ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास है। आप मेरी बात जो सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या जेन्युइन नहीं है, क्या सही नहीं है? जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो डाटा, जो आपका डॉक्यूमेंट था अपलोड किए हैं, वो तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, उसको तो लाना ही होगा ना। ये कहीं से गलत है ये बताइए? इसमें किसी प्रकार का तो मैं तो नहीं होना चाहिए। ये तो निश्चित है कि कुछ दिन पहले फॉर्म फिलअप हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ, उस समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट था वो अभी भी होगा, उसको तो लाना ही पड़ेगा ना। नहीं लाओगे तो सब जानता है कहाँ है, नहीं है। तो बढ़िया से देखिए इस वीडियो को और समझिए। 10th का जो है एडमिट कार्ड मांगा जाता है, एडमिट कार्ड मांगा जाता है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद मार्कशीट मांगा जाता है। ये तीनों आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये तीनों वहाँ पे मांग करते हैं। अगर ये तीनों मांग करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट बोला सर 10th का जो एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं है, तो आप अपलोड भी नहीं किए होंगे।
अगर आप लोग अपलोड किए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड तो निश्चित होगा, तब तो लाना ही होगा, वहाँ पे मांगेगा ही, नहीं दीजिएगा तो पेंडिंग लिखेगा। लेकिन जो स्टूडेंट अपलोड नहीं किए, उनके पास सही में एडमिट कार्ड नहीं है, तो एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो इसका फ़ोटो कॉपी ले जाइए, ठीक है, फ़ोटो कॉपी इसका ले जाइए एडमिट कार्ड का, उससे काम चल जाएगा। फिर भी नहीं है तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन वो नहीं देते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर है तो लाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, है तो लाना पड़ेगा, अपलोड किए हैं तो लाना पड़ेगा, अपलोड नहीं किए हैं तो फ़ोटो कॉपी लाइए। अगर आपके पास नहीं है सही में एडमिट कार्ड तो फ़ोटो कॉपी उसका लाइए। फ़ोटो कॉपी भी नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं है, अपलोड किए फिर भी खो गया है तो कोई बात नहीं, इसके लिए वो तंग नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन मांगते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे बोलना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं एक तरीका भी बताऊँगा लास्ट में, खूब बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ जो कि उस दिन नहीं बताया, आज मुझे पता चला है। आप देखिए पासिंग सर्टिफिकेट जो मांगते हैं ना, 2020 तक जो पास आउट है, 2020 तक जो 10th पास आउट है, उनको कहते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट दो। अगर नहीं लेके गए हैं आप तो आपको पेंडिंग लिखेगा, 7 दिन का समय देगा, आप 7 दिन में कॉलेज से निकलवा के दे दीजिए, 7 से 10 दिन में आप निकलवा के दे दीजिए, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट जो है 10 दिन में मिल ही जाता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो मिल ही जाता है, मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हो, 3 साल में आ ही जाता है, 2 साल में आ ही जाता है कॉलेज में, तो वो कॉलेज से निकलवा के, स्कूल से निकलवा के वहाँ पे जमा कर दीजिए। और नहीं निकलवा है, निकल रहा है तो जाके निकलवा लीजिए, ठीक है। अगर कहोगे ये आपको देना है हर हाल में, ठीक है, नहीं तो पेंडिंग लिखते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, प्रोविजनल है, प्रोविजनल है, क्या इससे काम नहीं चलेगा? तो इससे भी काम चल रहा है। अगर आप पासिंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अगर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो आपको हर हाल में देना है, नहीं छिपा सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं। लेकिन अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, प्रोविजनल से काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आप ले जाओगे, उनके पास भी है, वो एक एक मिलाते हैं, क्या आप अपलोड किए थे, आप अपलोड किए हैं पासिंग सर्टिफिकेट तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो प्रोविजनल ले जाइए, प्रोविजनल से भी काम हो रहा है, ठीक है। मार्कशीट एकदम चाहिए, मार्कशीट नहीं खोना चाहिए, मार्कशीट आपको चाहिए, मार्कशीट वहाँ पे लगेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एज और नाम मिलाया जाता है। दूसरा तो इसका क्लियर हुआ, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ले जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड अगर अपलोड किए हैं तो लाना पड़ेगा, नहीं है, खो गया तो फोटो कॉपी लीजिए, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे घेर दिया। यहाँ पे काटने का मतलब ये है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मत ले जाइए, मैं ये कह रहा हूँ नहीं है तो, ठीक है। दूसरा, अगर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो ले जाना पड़ेगा, नहीं है, खो गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रोविजनल ले जाइए, फिर मार्कशीट ले जाना पड़ेगा। फिर देखिए 12th का अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय 12th का जिक्र किए, 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बारे में एप्लीकेशन में बताए, एप्लीकेशन फॉर्म में है, यानी फॉर्म फिलअप करते समय जो DLRC का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय आप अगर 12th का जिक्र किए हैं तो 12th का ये तीनों चीज़ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड अगर नहीं है 12th का, 12th को ले जाना है, अगर नहीं है तो यही वाला रूल अपनाएगा, यही वाला रूल, ठीक है। तीसरा नंबर है डिप्लोमा। डिप्लोमा का देख लीजिए, उस वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर का वही चल रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ होगा, कुछ बच्चे का त्रुटि देखे होंगे तो उनको लगा कि सबको देखना है, तो आप सबको देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो आपको 1 to 6, ठीक है, मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। कहाँ से, अगर 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो 1 to 6, अगर आप बीटेक लेटर एंट्री से डिप्लोमा किए हैं तो 3rd to 6, यानी तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सेमेस्टर का आपका मार्कशीट लगेगा, प्लस फाइनल ईयर का भी आपको मार्कशीट लगेगा, फाइनल ईयर का भी मार्कशीट लगेगा, प्लस इसके साथ में सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट, ठीक है।
ये चीज़ आपको लगेगा। प्लस फाइनल ईयर का जो है ना एडमिट कार्ड खोजता है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड खोजा जा रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन डिप्लोमा का फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो ले जाना पड़ेगा। फिर आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना है, ठीक है। हर हाल में अगर आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो डिप्लोमा का अगर प्रोविजनल होता है कुछ सर्टिफिकेट तो वो ले जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे कि कैरेक्टर अगर आपके पास है तो ले जाइएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो निश्चित ले जाइएगा। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए बात करता हूँ 4 नंबर में, समझते जा रहे हैं ना आप। अब बात करता हूँ रेसिडेंस का। रेसिडेंस का यानी निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, नाम गलत हो गया, पिता माता का नाम गलत हो गया है, किसी भी प्रकार का गलती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए निवास प्रमाण पत्र सबको चाहिए, सभी को चाहिए, सभी को चाहिए, चाहे वो बिहार से हैं, चाहे वो बिहार से हैं या फिर आउट ऑफ बिहार है, आउट ऑफ बिहार है, सबको चाहिए। मैं क्या बताया, निवास प्रमाण पत्र चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यूआर हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, बिहार के हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं, बस इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको निवास प्रमाण पत्र निश्चित लगेगा फाइनेंशियल ईयर का। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन 1 2 दिन शायद कल ही आयोग फिर से ये नोटिस निकाला है। उस नोटिस में बोला गया है अगर किसी भी स्टूडेंट के पास EWS का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट 13/5/22 का भी है तो चलेगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास EWS 13/5/2022 का भी है तो चलेगा। इसका मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र 13/5/2022 से या उसके बाद का अभी तक में 1 साल हो जाता है तो चलेगा। NCL कास्ट सर्टिफिकेट ये भी चलेगा। अगर EWS के लिए अप्लाई हुआ तो इसके लिए भी होगा, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस वायरल हो रहा है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है 13/5/2022 का अगर EWS है तो चलेगा, तो सबका चल सकता है। लेकिन अभी आपके पास समय है, अगर 1 अप्रैल 2022-23 के बाद वाला है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि न्यू खोजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन नोटिस निकाला है तो इस पर भी चेक करके दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, ठीक है, सही रहेगा। ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे, न्यू मांगा जा रहा है। रेसिडेंस सबको चाहिए, सभी को लिख दिया मैंने। उसके बाद 5 नंबर में है कास्ट प्लस NCL, ये दोनों। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सिर्फ कास्ट देंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, NCL देना पड़ेगा। किसको देना है, BC कैंडिडेट प्लस EBC कैंडिडेट को, सिर्फ इसी कैटेगरी के स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट प्लस NCL लगेगा। मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए मेरे बात को, ध्यान से सुनिए, परेशान प्लीज़ मत कीजिए। मैं उतना दूर जाता हूँ, फिर आपके लिए डाटा लेके आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, यहाँ देख लीजिए ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बाबू। कास्ट सर्टिफिकेट प्लस NCL किस कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए, BC और EBC वाले स्टूडेंट को चाहिए। कब का, फाइनेंशियल ईयर का। अगर आपका 13/5/2022 का भी है तो चल सकता है, लेकिन मैं इसको 100% सही नहीं कह रहा हूँ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर का। नोटिस जो निकाला है वो कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना देखा हूँ, पूछा हूँ, उनका कहना है फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो आप 1 अप्रैल का बनवा लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो बहुत खुश। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास है अक्टूबर का, तो बाबू अक्टूबर का है तो बढ़िया तो है, अक्टूबर 2023 का है तो खूब बढ़िया।
हमें अप्रैल से ही बोल रहे हैं ना, अप्रैल का है, मई का है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है, इसमें किसी का है तो चलेगा। तो कास्ट और एनसीएल किसको चाहिए? बीसी और ईबीसी कैंडिडेट को। अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 5 नंबर तक हो गया है, मैं एक एक कर समझाऊंगा, ठीक। इसके बाद हम नहीं जाएंगे, बार बार आप जो कहोगे कि सर ये पूछकाइए वो पूछकाइए, तो नहीं, ये काफ़ी है। इसमें मैं आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्या किए हैं फॉर्म भरने में, नहीं किए हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब देखिए 6 नंबर में है बाबू, 6 नंबर में EWS के लिए, EWS वाले को जो है, EWS जो UR के स्टूडेंट हैं, जो जनरल स्टूडेंट हैं और बिहार के हैं, उन्हीं को EWS का फ़ायदा मिलेगा। यानी स्टेट का EWS होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं। जिस स्टेट के आप हैं, बिहार के हैं तो बिहार के स्टूडेंट को EWS का फ़ायदा मिलेगा, और वो बिहार के स्टूडेंट उनको 10% फ़ायदा मिलना है। अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास 13/5/2022 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर 2023 का है तो और भी बढ़िया, ठीक है। EWS के लिए पर्सनल निकाला गया है। EWS सर्टिफिकेट बिहार के स्टूडेंट हो, 13/5/2022 के हैं तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, एक स्टूडेंट का कहना था सर इनकम चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, है तो लेते आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसको घेर दिया वो समझ जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो लेते आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। उसके बाद है SC सर्टिफिकेट। SC का अपना होता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है BC और EBC के लिए, और SC का एक अपना पर्सनल होता है SC सर्टिफिकेट। तो SC वाले को NCL नहीं बनाना है। SC वाले स्टूडेंट बोलता है कि सर हमें भी NCL बनाना है, तो बिल्कुल नहीं, NCL सिर्फ BC और EBC वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट का SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका अपना पर्सनल बनता है। 9 नंबर में ST का भी अपना एक सर्टिफिकेट होता है, वो लेके आना है, ठीक है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में है अब DQ कोटा। अगर आप DQ कोटा के हैं, DQ कोटा मतलब क्या? DQ कोटा का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिनको आँख में प्रॉब्लम है या फिर जो बोल नहीं सकते हैं, डिफ और डम, विजुअल दृष्टि, पैर से प्रॉब्लम है, यानी बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार का दिक्कत है और उन्हें बिहार सरकार का आरक्षण मिल रहा है DQ कोटा से, और उनके पास DQ कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, DQ कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ना, वो मेडिकल से बनता है प्लस मेडिकल। जो आपका सर्टिफिकेट है ऑलरेडी जो बना होगा वो मेडिकल से ही बना होगा, वहीं पे जाके चेकअप होता है, या फिर जो इनका जो भी ऑफिस होता होगा वहाँ पे जाके ये बनता है। तो आपको सर्टिफिकेट प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट जो है DQ कोटा का जो बना, आप जो अपलोड किए होंगे या नहीं भी किए हैं तो आपको अपने साथ में लेके आना है, ठीक है। डॉक्टर का टीम आता है, आपका स्पेशल चेक होता है, आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर आपका सर्टिफिकेट देखता है कि कहाँ से ये बनाया गया है, अच्छी जगह से बनाया गया है कि नहीं है, और आपको फिर उसके अंतर्गत फ़ायदा दिया जाता है। कम से कम शायद 40% मांगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कम से कम 40% की दिव्यांगता होना चाहिए, ठीक है। और DQ कोटा वाले स्टूडेंट को 4% जो है कैटेगरी वाइज ओवरऑल में रिजर्वेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो DQ कोटा को सिर्फ DQ कोटा के स्टूडेंट के लिए, जो अच्छे स्टूडेंट है जिनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे सर हमको भी DQ कोटा बनाना है, आप भी समझ रहे हो आपको नहीं बनाना है, ठीक है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। DQ कोटा वाले स्टूडेंट को पता है, उनके पास सर्टिफिकेट होगा, नहीं है तो फिर आपको छांट देगा। मतलब क्या, आपको बोलेगा 7 दिन में जमा करने, 7 दिन में फिर बना के जमा कर दीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इसका आरक्षण मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। 7 दिन का समय बना है तो ठीक है लेकर आइए, नहीं बना है तो बना लीजिए, नहीं बनाए हैं तो फिर आपको 7 दिन का समय देगा। 11 नंबर देखिए, इसमें है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लाना है,
एप्लीकेशन फॉर्म। जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी समय आयोग बोला भी है, नोटिस में लिखा हुआ है, देखिए नोटिफिकेशन जो है उनका उसमें लिखा हुआ है कि इसको डाउनलोड कर लें। जिस समय आपको बुलाया जाएगा यहाँ इंटरव्यू के लिए, मतलब DQ के लिए, DV के लिए, तो उस समय आपका इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए तो ईमेल में देखिए होगा। यह ईमेल में नहीं है तो जहाँ फॉर्म फिलअप किए हैं उसको बोलिए जाके, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइएगा। नहीं है फिर भी यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपको तरीका बता देगा। मैंने बताया ना, लास्ट में मैं बताऊँगा। 12 नंबर एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है, इसका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चेक स्लिप, मैं उस दिन लिख दिया था चेक लिस्ट गलती से। चेक स्लिप 2 कॉपी ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। आप कहोगे सर कहाँ से मिल रहा है, तो BCSE के वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चेक स्लिप है ऊपर में 2 पेज चेक स्लिप का है, नीचे बायोमेट्रिक है, उसी में है एक ही PDF में। या फिर माही टेक्निकल क्लास का टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर 13 नंबर में बाबू बायोमेट्रिक स्लिप चाहिए, बायोमेट्रिक फॉर्म चाहिए, ठीक है, ये भी डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल से आप निकाल लीजिएगा। 14 नंबर सबका जितना भी बता रहा हूँ ना, जितना फोटो कॉपी वहाँ पे लग रहा है उसका एक एक्स्ट्रा रखिएगा, हो सकता है वहाँ जरूर पड़े। चेक स्लिप जो है आप लोग घर पे निकाल के इसको भर लीजिए, ठीक है, भरना सीख लीजिए। हो सकता है भरने में गलती हो, यहाँ आप 1-2 बार भर लोगे ना, 2-3 को पेज निकाल लीजिए और 2-3 बार भरिएगा। इससे क्या होगा, आपको मतलब फॉर्म भरने में भी दिक्कत होता है बहुत स्टूडेंट को। तो आप लोग घर पे ही चेक स्लिप बायोमेट्रिक निकाल के 1-2 बार भर लिए, हाथ फ्रेश कर लीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ गलती नहीं हो। उसके बाद फोटो लगेगा 4 गो फोटो लगेगा। जिस समय फॉर्म फिलअप किए थे वही 4 गो फोटो लगेगा। अगर वो फोटो नहीं है तो अभी का फोटो दे दीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ चलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कन्विंस कर लेते हैं। CBT एग्ज़ाम का, CBT एग्ज़ाम जो हुआ था उसका अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड है तो लेते आइए। अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है तो आपके पास इसका फोटो कॉपी रखा होगा या प्रिंट आउट इसका निकाल लीजिए, पुराना भी होगा तो उसको लेके आइए। मतलब जो एग्ज़ाम हॉल में लेके गए वही मांगता है, अगर वो नहीं है तो आपका प्रिंट आउट इसका निकाल लीजिए, वो तो निश्चित होगा कहीं रखा होगा या मोबाइल में होगा, उसको निकाल के लेते आइएगा, इससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट पूछे हैं NOC के बारे में, NOC के बारे में। NOC जो है उसी स्टूडेंट को लगेगा जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें अपना एक्सपीरियंस के बारे में दिए हैं कि मैं एक्सपीरियंस हूँ फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको NOC लगेगा, ठीक है। जॉब वाले स्टूडेंट को, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उसके लिए NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। NOC किसका है, जो जॉब कर रहे हैं या जो एक्सपीरियंस में डाले थे, एक्सपीरियंस का लाभ लेने के लिए। एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलता है, वो ASO कानूनगो वाला में ज़रूरी था, ठीक है, एक्सपीरियंस का। अमीन वाला में या लिपिक वाला में, क्लर्क वाला में इसका एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, मांगा भी नहीं। तो NOC किसको चाहिए, ASO वाले को और कानूनगो वाले को। अगर इसमें भी डिप्लोमा वाला कहीं जॉब कर रहा है तो उसको NOC लगेगा, ठीक है। 17 कहीं जॉब का मतलब क्या, कहीं गवर्नमेंट वाला जॉब कर रहे हैं या फिर उसमें आपने मेंशन किया। अगर आप मेंशन नहीं किए हैं तो आपको NOC की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब है कॉलेज AICTE प्रूफ और UGC। अब मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। अब इसमें भी बताऊंगा सर ये नहीं है तो क्या उपाय। जितना मैं बताया वो सब चीज़ तो चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है 10th और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में, तो मैंने बता ही दिया कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं है, तो चल सकता है। इसमें तो मेन चीज़ अभी बताया नहीं हूँ, अभी बताऊंगा। अब देखिए किसी का कॉलेज अगर गवर्नमेंट है, देखिए ये पूरा खाली हो चुका है क्योंकि बहुत स्टूडेंट का हो गया है। मैं अंदर जाके अच्छा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ, आप लोग को बताएंगे। देखिए उस दिन 26 तारीख को दिखाया था ना, ये पूरा भरा हुआ, तो निश्चित है कि वो AICTE से अप्रूव्ड होगा, AICTE से अप्रूव्ड होगा। और जो रिजल्ट आया है मैं इसमें PDF देखो दे देता हूँ नोटिफिकेशन में, उसमें लिखा है
कि AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए कॉलेज आपका या SBT से, तो उसी का जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, वो अप्रूवल है। अगर आप UG से हैं, अगर आपका कॉलेज UGC से है तो कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में इसको AICTE से अप्रूव्ड होना जरूरी है। अगर आपका कॉलेज, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ना, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से आप ग्रेजुएशन करते हैं वो क्या है, UGC से अप्रूव्ड है, लेकिन क्या वो AICTE से अप्रूव्ड है? नहीं है। तो क्या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा है, क्या पॉलिटेक्निक करवाता है, क्या बीटेक करवाता है? नहीं करवाता है। वो क्या है, UGC से अप्रूव्ड है। अगर मान लेते हैं कल के डेट में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा जो है पॉलिटेक्निक और बीटेक भी कराने लगे, तो इसके लिए उस कॉलेज को AICTE से अप्रूव्ड होना पड़ेगा, तब वो सीट निकालेगा कि मैं इस कॉलेज से पॉलिटेक्निक और बीटेक भी करवाऊंगा। अगर कोई कॉलेज सिर्फ और सिर्फ UGC है और उस कॉलेज में इंटर की पढ़ाई हो रही है या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई, MSc की पढ़ाई, PhD की पढ़ाई हो रही है, तो वो UGC से अप्रूव्ड है। लेकिन उस कॉलेज में अगर चाहेगा मैं पॉलिटेक्निक और बीटेक की भी पढ़ाई करवाऊं, तो इसके लिए UGC तो है ही, उसके साथ में AICTE से भी अप्रूव्ड होना पड़ेगा। तब इसके स्टूडेंट अगर फॉर्म ये फिलअप करते हैं तो मान्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर आप बिहार के हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, टेक्निकल कॉलेज से, जैसे आप पॉलिटेक्निक से हैं या बीटेक से हैं, तो निश्चित है कि ये कॉलेज आपका AICTE से अप्रूव्ड है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं करता है। अगर सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या बीटेक का है तो वो AICTE से निश्चित अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइवेट से किए हैं तो उनको पता करना पड़ता है कि वो AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं बिहार में कोई कॉलेज है पॉलिटेक्निक और वो प्राइवेट है, तो इसके लिए उस प्राइवेट कॉलेज को क्या होना पड़ेगा, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो UGC का से अप्रूव्ड है और वो क्या करता है, डिग्री देता है ये BSc, MSc, PhD का, लेकिन वो साथ में क्या करता है, बीटेक पॉलिटेक्निक का भी दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि वो तो करवा तो देता है लेकिन वो AICTE से अप्रूव्ड नहीं है। तो बिहार सरकार तो यहाँ तो मांग रहा है किसका, AICTE से अप्रूव्ड। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपका कॉलेज UGC से अप्रूव्ड है, AICTE से अप्रूव्ड नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू बिहार सरकार का जो इस नोटिफिकेशन में गाइडलाइन है उसके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। वो जो नोटिस में जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ UGC से अप्रूव्ड है, किसके लिए, अब क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्लर्क का स्टूडेंट है, जो क्लर्क का स्टूडेंट है उसके लिए तो UGC चलेगा, UGC चलेगा। जो क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ASO के लिए भरा है, जो ASO के लिए भरा है या कानूनगो के लिए भरा है या फिर अमीन के लिए भरा है, तो इस तीनों पोस्ट के लिए आपका जो कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉलेज सिर्फ और सिर्फ UGC से अप्रूव्ड है और आपने फॉर्म भर दिया, आपका रिजल्ट देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है ना, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी यानी ASO के लिए। तो इसमें जिसका रिजल्ट हुआ है उसका न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता देखिए लिखा है AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी कार्य निर्धारित वही गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। ये है किसके लिए, ASO के लिए। अब ये टेंशन नहीं लेना कानून को नहीं, अमीन वाला स्टूडेंट या क्लर्क वाला, ये मैं बात कर रहा हूँ ASO पोस्ट के लिए, समझ रहे हो ना। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, विशेष सर्वेक्षण कानून को, जिसमें 758 सीट है। तो इस सीट के लिए, इस पोस्ट के लिए भी जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किया, पॉलिटेक्निक वाला और बीटेक वाला दोनों भी इसको फिलअप किया होगा, उसके लिए भी जो योग्यता है, जो संबंधित कॉलेज होगा वो भी AICTE से मान्यता प्राप्त या संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा 2 वर्षों का सरकारी निर्धारित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य का न्यूनतम अनुभव भी होना चाहिए। ये कानूनगो के लिए इसमें मांगा है एक्सपीरियंस, अमीन वाला टेंशन नहीं लेना इसके लिए,
आगे देखो, फिर मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर में है विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो बम्पर भर्ती था, इसमें 8,244, इसमें भी कैटेगरी का अपना सब कैटेगरी में दिया है रिजल्ट, कितना कितना लेना है। ये रैंक नहीं दिया, इतना स्टूडेंट को लेना हर कैटेगरी में, ये दिखाया है। लेकिन इसका जो कॉलेज होना चाहिए ये भी AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBT से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि UGC अगर है तो साथ में AICTE अप्रूवल होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन का है, नोटिफिकेशन में साफ साफ दर्शा दिया था कि अगर आप AICTE से मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज है तभी आप फॉर्म भरिए, नहीं तो नहीं भरिए। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो इस फॉर्म को फिलअप किए हैं UGC वाले, तो उसको तो रिजेक्ट करेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, ये आयोग जो है अपना जो निकाला है उसके अनुसार बोला जा रहा है। लेकिन क्लर्क वाला के लिए UGC ही चलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं, उसके लिए AICTE अप्रूवल नहीं चाहिए। जो क्लर्क वाला है उसका UGC जहाँ से है आपका सही है, ठीक, आपको सोचना नहीं है, ये सिर्फ और टेक्निकल वाले को सोचना है। लेकिन बिहार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किए हैं या बिहार के जो BTech कॉलेज से किए हैं उनको भी सोचना नहीं है, उनका AICTE अप्रूवल है। लेकिन बिहार में भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो AICTE अप्रूवल नहीं है, उनको दिक्कत होगा। या फिर बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी अगर कॉलेज AICTE से अप्रूवल है तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका कॉलेज दोनों से अप्रूवल है तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ UGC से अप्रूवल है तब उनके साथ दिक्कत हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, उनको बोला जा रहा है आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं आइएगा DV के लिए, आप लोग DV के लिए ज़रूर आइए, बाद में देखा जाएगा क्या नियम निकलता है, नियम बनता है, बिगड़ता भी है बहुत। जैसे इसी को देख लो, क्लर्क वाला है 744, इसमें क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, अथवा जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय ऑलरेडी UGC से अप्रूव्ड है। वो विश्वविद्यालय AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है, उसके साइट पर है, वेबसाइट पे देख लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट तो ग्रुप में, माई टेक्निकल क्लास के ग्रुप में भी शेयर किया है एक PDF जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपके कॉलेज AICTE से अप्रूवल है कि नहीं, ठीक है। ये रहा, आगे देखिए क्या मैं चर्चा करता हूँ, देखते रहिए वीडियो में। रिजल्ट भी आ गया, DQ के लिए भी बुलाया गया है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपका सर्टिफिकेट देखने के बाद वहाँ पे बोला जाता है कि क्या आपका कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है, तो आप कहोगे हाँ है, तो फिर कहता है कि है तो आप मुझे उसका सर्टिफिकेट दीजिए। तो उसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा कि मेरा कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है। अगर होगा तो वहाँ पे लिखा होगा, वो जमा कर दीजिएगा, नहीं तो साथ में लेके जाइएगा। लेकिन आपका कॉलेज वास्तविक में AICTE से अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ UGC से है, तो अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट का जो है भू राजस्व जो कर्मचारी का निकाला है ये नोटिफिकेशन, इसमें जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ UGC वाले स्टूडेंट को ASO कानून को और अमीन में मौका नहीं देगा, भले आपका DV हो जाएगा। इसके अनुसार मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका अनुसार मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन आपका कॉलेज सिर्फ और सिर्फ AICTE से अप्रूव्ड है, सिर्फ और सिर्फ AICTE से अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन भी होगा, आपका DV होगा, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ना ही वहाँ पे किया जाता है और ना ही इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। लेकिन आपका कॉलेज दोनों से अप्रूव्ड है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ UGC से है तो अकॉर्डिंग टू इस नोटिफिकेशन के अनुसार दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी आप लोग जाइएगा DV के लिए, देखिए वहाँ पे आपको क्या सलाह देता है, ठीक है। तो आपने UGC और AICTE अप्रूवल वाला बात समझ गए ना। जितना भी गवर्नमेंट है बिहार का वो तो सब है, सब के सब क्या है AICTE से अप्रूवल, चाहे पॉलिटेक्निक हो BTech हो। अगर भागलपुर पॉलिटेक्निक के हैं, बांका पॉलिटेक्निक है, पूर्णिया पॉलिटेक्निक, कटिहार, जमुई, जितना भी बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है सब AICTE से अप्रूवल्ड है। यहाँ तक कि बिहार में जितना भी प्राइवेट कॉलेज है मैक्सिमम AICTE से अप्रूवल है, तभी तो चला रहा है, नहीं तो कहाँ से चलाता। लेकिन बहुत सारे कॉलेज भी पॉलिटेक्निक BTech का डिग्री देता है UGC का से अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ध्यान देना होगा, इसीलिए वहाँ पे मांगा जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया कि बाबू अगर आपका कॉलेज AICTE से अप्रूवल है तो आप फॉर्म भरिए, नहीं है तो मत भरिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट भर दिया है ज़बरदस्ती तो इसमें आयोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर भी आप लोग DV के लिए जाइएगा अगर आपको बुलाया गया है तो। आगे देखिए, अब बात आता है सबसे लास्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट का अब डाउट है
डाउट क्या है देख लीजिए। सबसे पहले एक स्टूडेंट का कहना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। देख लीजिए, अब जो प्रॉब्लम है, डाउट है मैक्सिमम स्टूडेंट का, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है नाम में गलती है, नाम में गलती है। तीसरा है जाति में गलती है, कैटेगरी में गलती है। चौथा है पिता के नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है। माता के नाम में गलती है, माता के नाम में गलती है। 6 नंबर बोल रहा है माता के नाम पे, माता के जहाँ पे नाम लिखना है वहाँ पे रिप्लेस हो गया है पिता का नाम, इसको ऐसे कर देते हैं पिता का नाम, ठीक है। 7 नंबर में उस स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं ईबीसी का हूँ, ईबीसी है मेरा कैटेगरी, ईबीसी से हूँ, लेकिन बीसी डाला गया और यूआर में रिजल्ट है, रिजल्ट तो सब में है लेकिन यूआर में बुलाया है। 8 नंबर में मैंने लिखा है परसेंटेज का, सर मेरा परसेंटेज जो है 81.5 है, लेकिन डाल दिए हैं कितना, 81 डाल दिए, कोई दिक्कत। 9 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट का था, वो ईवीसी एनओसी वाला तो हो ही गया है। इसी प्रकार के बहुत सारे गलतियां हैं। सिग्नेचर में बोल रहा है सर मेरा एडमिट कार्ड में जो 10वां का एडमिट कार्ड है उसमें मेरा नाम है मालती, कुछ मालती नहीं है, बस ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया है मालती सिग्नेचर में, ठीक है। तो अब इस सब का क्या समाधान है? सबसे पहले ये देख लीजिए, जितना मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या ले जाना है नहीं ले जाना, अगर उसमें से जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बताया ज़्यादा परेशान नहीं करता है तो उसको तो छोड़िए दीजिए, उसको तो हटा दीजिए यहाँ से। लेकिन जो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको देना ही पड़ेगा, वह डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको 7 दिन के लिए समय दिया जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके नहीं जाते हैं, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट आपको नहीं करेगा, लेकिन आपको 7 दिन के लिए समय देगा, 7 दिन में आपको जमा करना होगा। तो ये वहाँ पे सुविधा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट जानबूझ के ऐसा गलती करता है कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है फिर भी मैं एक भी नहीं लेके जाऊँगा, मनवर हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मुझे यही करना है, आप जाओ ही नहीं, आप मत जाओ। मैं वैसे स्टूडेंट के लिए ये सुविधा बता रहा हूँ जिसके पास वास्तविक में नहीं है, जो डर रहे हैं, जो पैनिक है, हताश है, डिमोटिवेट है, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। डरिए मत, आप लोग जाइए, डीवी कराइए, जिसको बुलाया है आयोग। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा रिजल्ट तो हुआ है लेकिन डीवी के लिए नहीं बुलाया है, मैं जाऊँ? नहीं, आपको तो बुला ही नहीं, आप कैसे जाओगे? नहीं जाओगे ना, परसेंटाइल आपका कम होगा बाबू। तो जिस स्टूडेंट को जिस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे जाइए, डीवी कराइए। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये सर्टिफिकेट आपको जमा करना है 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए समय देगा, जाके जमा कर दीजिएगा। अगर वास्तविक में आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपको 7 दिन के लिए समय दे, 10 दिन के लिए समय दे या 2 महीने के लिए समय दे, फिर भी आप उसको अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं, तो उनको बोलिएगा वास्तविक में सर खो गया, मैं कहाँ से दूंगा, तो वो उस तरह से विचार करेंगे आपके साथ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ही कुछ होगा ना, यहीं से हम 100% अनुमान लगा लें तो कैसे होगा? मैं तो वहाँ पे गया, ये चीज़ मैंने डाटा इकट्ठा किया तब ना। अब देखिए, इस प्रकार के गलती में जिसके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, नाम में गलती है, जाति में गलती है, पिता के नाम में गलती है, ये सब अगरम बगरम जो गलती है, इसके लिए आयोग में जो मैं गया, वहाँ का जो ऑफिसर लोग का कहना है, अधिकारी महोदय का जो कहना है कि हाफी डिपिट बनवा लीजिए। क्या बनवा लीजिए? हाफी डिपिट बनवा के आइए, नहीं आइएगा तो हम आपको 7 दिन का समय देंगे, हाफी डिपिट बनवा के आइएगा। कैसे बनवाना है?
अगर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका है 12/5/97, आपने गलती से लिख दिया 12/6/97, तो आपको कोर्ट से बनता है, जाके वहाँ पे वकील से बात करोगे, अच्छे वकील से, वो बनवा देगा, उनको पता रहता है। बोलना है कि मैं डीवी के लिए जाऊँगा, DLRC के लिए इतना तारीख को है, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है ये सही है 12/5/97, लेकिन मैं गलती से 12/6/97 दे दिया। इसके लिए आप 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ले जाइएगा, आधार कार्ड जो भी है लेके जाइएगा, वहाँ पे चेक करेगा कोर्ट में, ठीक है, तब आपका एफिडेविट बनेगा, तो आपको जो है सही कर देगा। फिर यहाँ पे आओगे, अगर आप देखो रिजल्ट जो बनता है ना, रिजल्ट बनता है मार्क्स पे, परसेंटाइल पे, लेकिन अगर दो स्टूडेंट का परसेंटाइल या मार्क्स बराबर आ जाए तब बनता है डेट ऑफ बर्थ पे। वो भी दोनों बराबर हो जाए तो नाम का पहला लेटर अल्फ़ाबेटिकल देखता है, ये सब पे रिजल्ट बनता है। इस सब को ध्यान में रखा गया। अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिए और आपका रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ से ही बना है, तब तो आपको रिजेक्ट होना ही है, तब दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। लेकिन आपका रिजल्ट मार्क्स या परसेंटाइल पे बना है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत लिखे हैं तो एफिडेविट बना के जाओगे तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो डेट ऑफ बर्थ अगर गलती किए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट बना के सही करवा लीजिए। अगर नाम में भी गलती किए हैं, अगर आपका रिजल्ट नाम के कारण यानी अल्फ़ाबेटिकल नाम के कारण नहीं बना है, परसेंटाइल या मार्क्स के कारण बना है, तो नाम की गलती भी होने पे आपको दिक्कत नहीं है, एफिडेविट बना लीजिएगा। लेकिन आपका रिजल्ट नाम के कारण बना है, दो स्टूडेंट का बराबर, राम और श्याम का, जैसे एक राम है और एक श्याम है ना, अब देखो दोनों स्टूडेंट का आपको भी आया 100 नंबर तो होवे क्या, इतना बेहुदा कैसे लाओगे, 60 नंबर इसको, 60 नंबर इसको भी आया। अब डेट ऑफ बर्थ देखेगा तो इसका भी डेट ऑफ बर्थ है 12/6/97 और इसका भी है 12/6/97। और आपका नाम क्या है? आपका नाम है तरुण, ठीक है, आपका नाम है तरुण, तो इसके अनुसार किसको होना चाहिए? एस के बाद टी आना होगा, तो इसका रिजल्ट होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए। जेन्युइन यही है ना, आपका नाम है तरुण, इसका नाम है श्याम, दोनों को 67 नंबर डेट ऑफ बर्थ दोनों का बराबर, लेकिन एस जो है, एस का नाम पहले आता है इंग्लिश लेटर में, टी बाद में आता है, तो इतना कुछ होने के बाद भी श्याम का रिजल्ट होगा, तरुण का नहीं होगा। लेकिन तरुण फॉर्म भरते समय गलती से लिख दिया राम, तरुण लिख दिया राम, ये बन गया राम। अब इसके अनुसार पहले आर आता है कि पहले एस आता है? गणिए PQRS, पहले आर उसके बाद एस आता है, तो आर का इसका रिजल्ट हो गया नाम के कारण। लेकिन आपने क्या किया? गलती से राम लिखे हो, रिजल्ट आपका तो बन गया, श्याम बेचारा आपसे पीछे चला गया। आपका रैंक मान लेते हैं 100 है और इसका रैंक हो गया 102, आपसे तो पीछे है ना, और आपका सिलेक्शन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं। लेकिन जब आप गए डीवी में तो पता चला रही बेहुदा तो तरुण है, गलती से राम लिख दिया, तो आपका तरुण टी हो जाएगा, और जहाँ टी होगा तो इसका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन गलती से आपका बन रहा था, आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, कट जाओगे। मेरा एग्जांपल समझ में आया? तो वही है, अगर आपके नाम में गलती है तो आप एफिडेविट बना लीजिए। आयोग को पता है कि आपका रिजल्ट कैसे है, आपको पता नहीं है। अगर वो देख लेगा कि नहीं इसका परसेंटेज के कारण या परसेंटाइल के मार्क्स के कारण रिजल्ट बन रहा है, तो आपका रिजल्ट बनेगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उस समय नहीं करेगा, बाद में देखेगा। जाति आप गलती कर दिए हैं, अगर आप हैं किस जाति का, मान लेते हैं आप हैं कैटेगरी BC का और गलती से आप दे दिए हैं EBC, तो EBC में जो आपको रिजल्ट बना है ना, इसका फायदा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा UR का फायदा। ऐसे स्टूडेंट जो जाति में गलती कर दिया है, हम हैं BC का, हम माही सर BC कैटेगरी में, लेकिन गलती से वो डाल दिए हैं EBC, तो मेरा रिजल्ट किस में बनेगा? UR में भी बनेगा और EBC में भी बनेगा। अगर EBC में हमको बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे EBC का कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, तो हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। देंगे किसका? BC का। तो कहेगा अरे बेहुदा, तुम है BC का, मार दिया EBC है, EBC को ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है ना छूट, अब BC को कम मिलता है, यानी तुम होशियार हम बुड़वाक, छाँट देगा तुरंत ही, कहेगा जाओ। अगर
यही गलती किए, लेकिन आपको बुलाया है यूआर में डीवी के लिए, और आप जब यूआर में जाओगे डीवी के लिए तो फिर मांगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट दोगे तो बीसी का, तो वहाँ पे किसी भी कास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट तो यूआर में हुआ है। तो यूआर वाले जो रिजल्ट हुआ है उसको किसी कास्ट की जरूरत नहीं है। आप यूआर में फाइट करोगे, आपको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको यूआर में रिजल्ट हुआ, यूआर में जाके आप डीवी कराओगे। तो आप भी क्या करिएगा, हैप्पी डिपिट बना लीजिएगा, ठीक है। आपको छांटेगा नहीं, रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, यूआर में देगा, डीवी के लिए भेज देगा। पिता के नाम में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर लीजिए, हैप्पी डिपिट बना लीजिए। माता के नाम पे गलती है, माता के नाम पे पिता, पिता के नाम पे माता का नाम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, हैप्पी डिपिट बना लीजिए। वहाँ पे मुझे बोले हैं ऐसा करने, नहीं बना के जाइएगा तो आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। या तो बना के जाइए या तो 7 दिन के बाद बनेगा। तो एक स्टूडेंट है, वो बोला कि सर मैं ईबीसी से हूँ, लेकिन मैंने बीसी डाल दिया। अब देखो इसको ज़्यादा परसेंटेज, इसको 18% मिलना चाहिए, अब इसको मिल रहा है 14% का ही फायदा, लेकिन इसको बुलाया है यूआर में। तो मैं इसका जिक्र किया था, इस लड़का जो देख रहे हो देख लेना, तुम्हारा ईबीसी, तुम ईबीसी से हो, लेकिन तुमने बोला कि सर मैं बीसी डाल दिया, तो मुझे बुलाया है यूआर से डीवी के लिए। तो कोई दिक्कत भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका पर्सनल हम पूछ लिए थे, इससे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपने ईबीसी भरा, आप एनसीएल ले जाओ, जाति ले जाओ, कास्ट ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, आपको यूआर में डीवी करेगा, लेकिन सब चीज़ लेके जाइएगा, दिखाइएगा। लेकिन आपको भी हैप्पी डिपिट बना के जाना है, आपको भी क्या करना है, हैप्पी डिपिट बना के जाना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा फ़ायदा यूआर का, ठीक है, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। एक स्टूडेंट है, बोल रहा है मेरा 81.5% है, लेकिन मैंने 81% लिख दिया, कोई दिक्कत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका डीवी भी होगा, आपको पेंडिंग भी नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हैप्पी डिपिट बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक लड़की है, वो बोलती है कि मेरा नाम है मालती, दीर्घिकार है, लेकिन मैंने लिख दिया हर्षिकार। काहे लिख दी रे पगली, पगले तुम तो यूआर में जाके रिजल्ट बना रही है, लड़के का भी सीट खा जाती है, ऊपर से नाम गलती करके पूछती है कि क्या करें। वाह होशियार, कोई दिक्कत नहीं, हैप्पी डिपिट आप बनवा लीजिए, आप भी हैप्पी डिपिट बनवा लीजिए, खत्म। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, दिक्कत कर दिए हैं, कुछ भी है, आपको हैप्पी डिपिट बना के जाना है। नहीं गए तो वहाँ पे आपको बोल देगा, लेकिन गलती होने के बाद भी वहाँ पे गए और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो खुद से करेंगे। अगर वो देख लिए यहाँ पे तुमने गलती किया है तो वो आपको बोलेंगे बनाने के लिए हैप्पी डिपिट। नहीं देखिए कर दिए सिग्नेचर, तो आप वहाँ बोलिएगा भी नहीं कि सर यहाँ पे मेरा हमने गलती किया है, बस चुपचाप निकल जाना है, हो गया काम तमाम। समझ गए मेरे बात को। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय जाती जो डेट ऑफ बर्थ या जाति या पिन कोड ये सब जो गलती किया हूँ क्या होगा। तो इसके लिए आप हैप्पी डिपिट बना के वहाँ जमा करोगे तब ना कंप्यूटर पे चढ़ेगा सही सही। समझ रहे हैं मेरे बात को, ये चीज़ आपको करना है। इसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, पेंडिंग में भले दे सकता है बनवाने के लिए जो ज़रूरी का चीज़ है। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रहा है तो हैप्पी डिपिट कोर्ट से जाके बनवा लीजिए। फिर भी कैसे बनेगा नहीं बनेगा, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम दे दूंगा, ठीक है। समझ गए मेरे बात को। और मैंने बताया था लास्ट में एक बात बताऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने आज वो डाटा कलेक्ट किया है, और एक स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम था, मैं उसके साथ भी गया था वहाँ पे बात करने, ठीक है। नीचे में जहाँ पे अटेंडेंस बनता है, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको 7 दिन का समय दिया, 7 दिन का समय दिया, लेकिन कोशिश करिएगा 7 दिन में बन जाने की। 100% इस पे आप फोकस दीजिएगा कि 7 दिन में मेरा बन जाए, 7 दिन से पहले बन जाए, ताकि वहाँ जाके जमा कर दे, खुश हो जाएंगे। जमा कहाँ करना है, वहीं पे जहाँ पे काउंसलिंग हुआ, पूछ लीजिएगा। उस दिन भी आपको ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। लेकिन 7 दिन में आपका नहीं बना तब क्या करोगे, तब वो बताए कि उस लड़का को यहाँ पे आना है डॉक्यूमेंट के साथ, यहाँ पे आके मुझे पूछे जहाँ पे अटेंडेंस बना है, मैं उसको बताऊंगा। एक एप्लीकेशन लिखना है,
कि मुझे इतना दिन का समय दिया जाए, क्योंकि इतना दिन में मेरा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है। वो एप्लीकेशन देगा, मैं वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड करवा दूंगा ऊपर से अधिकारी लोग से, फिर एक लेटर निकाल के देगा, उस लेटर में लिखा रहेगा इतना दिन में जमा करने के लिए, फिर आप जाइए घर, फिर आप बनाइए। उस डेट में बन जाना चाहिए, यानी आपको एक मौका देगा, उस मौका में बना लिए तो बहुत बढ़िया। कोशिश करना है, आप बना ही लेना, तंग करना नहीं है किसी को। जब आपको कोई तंग नहीं कर रहा तो आप भी किसी को तंग मत करिए, तो बना लेना है। लेकिन नहीं बना तो आपको क्या करेगा, फिर वहाँ पे जाना है जहाँ IAS भवन पटना 14 में, वहाँ पे जहाँ पे अटेंडेंस बनता है वहाँ पे बात करोगे। वहाँ पे बात नहीं होता तो ऊपर जाके सर मुझे कुछ दिन का और मोहलत दिया जाए, हम बना लेंगे, कॉलेज बनता है या ये था जो भी प्रॉब्लम है। फिर आपको समय देगा, फिर 7 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, जो भी समय दिया जाएगा, मैक्सिमम समय लेने की कोशिश करिएगा। तब उस डेट में आपको बना के हर हाल में देना है, समझ गए। अगर डॉक्यूमेंट वास्तव में आपको नहीं है तो सर को सच्चाई बता देना, नहीं है तो फिर उस पर वो विचार करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, समझ गए। तब तक अब कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन समझ जाइए उसमें भी कोई और डाउट होगा तो उसके लिए क्या बनाना है, हाफी डिपिट ही बनाना है। किसी भी चीज़ में क्या बनाना, हाफी डिपिट ही बनाना है, समझ गए। मार्कशीट कितना ले जाना है डिप्लोमा का, 1 to 6 का, प्लस फाइनल ईयर का, प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं ले जाइए, है तो ले जाइए। एडमिट कार्ड है तो ले जाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, फोटोकॉपी से भी चलेगा, वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पासिंग सर्टिफिकेट 10th का ले जाना है, नहीं है तो प्रोविजनल ले जाइए, समझ गए। जो चीज़ नहीं है अधिकारी लोग से खुल के बात करिएगा, प्रेम से बात करिएगा। अपना डाउट बताना है, उनको सच्चाई बताना है तो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे, उस तरह से आपको मौका देंगे, उस तरह से वो अपना विचार करेंगे, समझ गए मेरे बात को। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। जब वहाँ से IAS भवन से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ये आग को देख कर मैं रुक गया। आज ऐसे ठंड भी बहुत था कि नहीं बताइए आपको, बहुत कनकनी था। फिर यहाँ पे मैं आग का मजा लिया हूँ। देखिए आगे बैठ कर क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मैं म्यूट कर दिया, हो सकता है क्या बोल रहा हूँ। ये रोड के ही साइड में था, यहीं पे मैंने इसको